इस वीडियो में आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2018 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि वर्ष 2018, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में पूछे गए डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। यह कथन किसका है? तो ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है अब्राहम लिंकन का। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, योग दर्शन के प्रणेता हैं। तो महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। देखिए, सामाजिक सरोकार यानी समाज में मिलजुल करके रहना ये तनाव को कम करता है। जितना आप घुल मिल करके रहेंगे उतना ही आप तनाव से दूर रहेंगे। दूसरा दिया गया व्यायाम, व्यायाम करने से भी तनाव दूर होता है। तीसरा दिया गया था परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि जो परिस्थितियां हैं आप उसमें अपने आप को ढाल ले रहे हैं तो इससे भी तनाव प्रबंधन होता है, मतलब तनाव में कमी आती है। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया, सदैव चिंताग्रस्त रहना। जब आप चिंताग्रस्त रहेंगे तो तनाव तो वैसे ही होगा। और प्रश्न में पूछा गया था तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सदैव चिंताग्रस्त रहना सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। प्राणायाम, आसन और ध्यान ये सभी अष्टांगिक योग में सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है विधि विधान, वह अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सी विधि विधान इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। छठवां प्रश्न पूछा गया था, शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो शांति शिक्षा से आशय ऐसी शिक्षा से होता है जिसके तहत मनुष्य के अंदर शांति संबंधित अंतर्निहित गुणों और शक्तियों को उसके कार्य व्यवहार या फिर आचरण में लाने के लिए शिक्षा दी जाती है। बात करेंगे सातवें प्रश्न की, व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए उसका अर्थ समझाइए। तो व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द जो कि लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है बना है, जिसका अर्थ होता है नकाब। मतलब कि स्टार्टिंग में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप रंग से ही लगाया जाता था, लेकिन फिर इसमें धीरे धीरे परिभाषा में सुधार किया गया और बाद में जाकर के व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग माने जाने लगा। लेकिन व्यक्तित्व के संबंध में जो सबसे सटीक परिभाषा दिया है वो आलपोर्ट का माना जाता है, जो कि 1973 में उनके द्वारा दिया गया था। उन्होंने ये व्यक्तित्व को इस प्रकार से परिभाषित किया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। आठवां प्रश्न पूछा गया था, अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियां कौन सी होनी चाहिए? तो बालकों के अवांछित व्यवहार में सुधार करने के लिए इस प्रकार से सकारात्मक रणनीति अपनाई जा सकती है। पहला, सकारात्मक व्यवहार की प्रशंसा, मतलब कि कक्षा में जो बालक सकारात्मक तौर पर व्यवहार प्रदर्शित करता है उसको प्रशंसा करके दूसरे बालकों को भी उससे प्रेरित होने के लिए कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, कक्षा के वातावरण में परिवर्तन, मतलब कि वातावरण इतना खुशनुमा हो कि बच्चे पढ़ाई को बोझ ना समझें। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं, दूसरों के सकारात्मक आचरण से सिखाना, मतलब कि जो बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व हो चुके हैं इतिहास में उनके कहानियों को सुना करके उनके आचरण से बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसके अलावा पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देकर भी अवांछित व्यवहार में सुधार शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। नौवां प्रश्न पूछा गया था, व्यक्तित्व के प्रमुख 5 गुण कौन कौन से हैं? तो आप लोग लिख सकते हैं, पहला खुलापन, दूसरा चैतन्यता, तीसरा बहिर्मुखता, चौथा सहमतिजन्यता और पांचवा स्नायु विकृति। 10वां प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय एकता मतलब पूरा राष्ट्र एक साथ हो, इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, पहला सांप्रदायिकता, दूसरा भाषावाद, तीसरा क्षेत्रीयता और चौथा जातिवाद। इन सबके वजह से राष्ट्रीय एकता के मार्ग में समस्याएं आती हैं। बात करेंगे 11वें प्रश्न की, अष्टांग योग से क्या तात्पर्य है? महर्षि पतंजलि को अष्टांग योग का जनक माना जाता है। पतंजलि ने योग की सभी विधाओं को 8 अंगों में विभाजित किया था।
इन्हीं 8 अंगों को अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। और अगर इन 8 अंगों की बात की जाए तो पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि, ये अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, सतत विकास किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। मनुष्य पर्यावरण से उपलब्ध संसाधनों पर ही निर्भर रहता है और सतत विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना समझौता किए वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करता हो। कहने का मतलब है कि आज जो भी हमारे पास सीमित मात्रा में संसाधन है, हम उनका इस प्रकार से प्रयोग करें कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहें और हम लोग उनसे बिना समझौता किए आज उसकी इस्तेमाल कर सके। कहने का मतलब कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बच सके। इसकी आवश्यकता के बारे में भी पूछा गया था, तो आप लोग लिख सकते हैं, पहला प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए आज अंधाधुंध तरीके से प्राकृतिक पौधों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो प्राकृतिक में संतुलन बनाए रखने के लिए सतत विकास की आवश्यकता है। इसके अलावा पर्यावरण प्रबंधन हेतु, मानव प्रगति एवं विकास हेतु, अगला लिख सकते हैं जीवन का अस्तित्व बचाने के लिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 13वां प्रश्न पूछा गया था, व्यक्तित्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए किसी एक गुण का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व का अर्थ यानी परिभाषा आपने पहले भी देखा कि व्यक्तित्व जो है अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द जो कि लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है नकाब। और स्टार्टिंग में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाहर रूप रंग से ही लगाया जाता था, लेकिन बाद में व्यक्तित्व को आलपोर्ट ने परिभाषित किया। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके पूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। साथ ही साथ आपसे किसी एक व्यक्तित्व के गुण के वर्णन के बारे में भी बोला गया था। तो व्यक्तित्व के कुल 5 गुण होते हैं, जिसमें पहला होता है खुलापन, दूसरा चैतन्यता, तीसरा बहिर्मुखता, चौथा सहमति जन्यता और 5वां स्नायु विकृति। तो अगर खुलापन एक ही का वर्णन करने के लिए बोला गया था, तो अगर खुलापन की बात की जाए तो आप लोग लिख सकते हैं कि जिन लोगों का खुलापन व्यक्तित्व होता है वे बौद्धिक रूप से उत्सुक, कला की सराहना करने वाले तथा खूबसूरती के प्रति संवेदनशील होते हैं। उनकी तुलना जागरूक, अधिक रचनात्मक एवं परिपूर्ण लोगों में की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों का योगदान बताइए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि परिवार जो होता है वो प्रथम विद्यालय के रूप में जाना जाता है बच्चों के लिए। तो बच्चे सब कुछ स्टार्टिंग में माता पिता से ही सीखते हैं। माता पिता का जैसा व्यवहार होगा, अगर घर में झगड़ा वगैरह होता होगा तो इससे उनके चरित्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं कि परिवार के अन्य सदस्यों का आचरण एक दूसरे के प्रति जिस प्रकार से होगा, बच्चे भी उसी प्रकार से संस्कार सीखते जाते हैं। इसके अलावा घर में टेलीविज़न, रेडियो पर जिस प्रकार से कार्यक्रम चलते होंगे, उन सब का भी बच्चों के चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस वजह से परिवार में हमेशा प्रोग्राम इस प्रकार से चलने चाहिए जो कि संस्कार से युक्त हों और कोई भी अभद्रता वाला प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं पुरस्कार और दंड में कि अगर बच्चे कुछ अच्छा व्यवहार करते हैं तो माता पिता और परिवार के सदस्यों को उनको शाबाशी या फिर कुछ पुरस्कार देना चाहिए, लेकिन अगर उनके द्वारा कुछ गलत चीज़ें की जाती हैं तो उसके लिए उनको दंड भी देना चाहिए, ताकि उनके मन में एक भय बना रहे कि अगर हम लोग गलत आचरण करेंगे तो हम इसके लिए दंडित किए जाएंगे। इस प्रकार से कुछ आप माता पिता का सहयोग लिख सकते हैं बच्चों के चरित्र निर्माण में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के विकास में साथियों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। बच्चों के विकास में साथियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने साथी से प्रत्येक बात को शेयर करते हैं, जिससे उनमें भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं, बालक साथियों के साथ अंताक्षरी और पहेलियाँ खेलते हैं, इससे उनका मानसिक विकास ठीक प्रकार से होता है। इसके अलावा बालक अपने छात्रों सहयोगियों के साथ खेलकूद करते हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास होता है। और इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं कि बालक जब अपने साथियों को भविष्य में क्या करना है तथा क्या बनना है को लेकर के बातचीत करते हुए सुनते हैं, तो वह अपने भविष्य को लेकर भी जागरूक होते हैं। बालक अपने साथियों सहपाठियों को विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हुए देखते हैं, तो वह भी प्रत्येक मुद्दे पर अपनी बात निसंकोच होकर के रखने लगते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लिख सकते हैं
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न पूछा गया था, धार्मिक विविधता से पूर्ण भारत में धार्मिक सहिष्णुता क्यों आवश्यक है। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब ये होता है कि अगर एक धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति है तो दूसरे धर्म के मानने वाले व्यक्ति से उसको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत में कई प्रकार के जाति धर्म पाए जाते हैं, तो इन सबके बीच आपसी तालमेल बैठाने के लिए धार्मिक सहिष्णुता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं, आपसी प्रेम एवं स्नेह को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक सहिष्णुता महत्वपूर्ण होता है। सहिष्णुता एवं शांति कई समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकती है। आप लोग लिख सकते हैं कि सहिष्णुता उन गुणों में से एक है जो समाज का आधार बनती है। इसके अलावा जब धार्मिक सहिष्णुता का अभ्यास किया जाता है तो धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करने वाले समाज में एकता और स्थिरता होती है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न पूछा गया था, बच्चों में अच्छी आदतों के निर्माण में परिवार एवं शिक्षक की भूमिका बताइए। बच्चों के अच्छी आदतों के निर्माण में परिवार की भूमिका के रूप में आप लिख सकते हैं कि माता पिता को अच्छी आदतें सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और अगर उनके द्वारा कोई गलत आदत व्यवहार में लाया जाता है तो उसके लिए उनको थोड़ा कड़ाई से उनको डांटना भी चाहिए, ताकि बच्चे उसको लेकर के थोड़ा भयभीत रहें और अच्छी प्रकार से आचरण करना सीखें। इसके अलावा अगर शिक्षक की भूमिका की बात की जाए तो शिक्षक को स्वयं का जो व्यक्तित्व होता है वो इस प्रकार से रखना चाहिए ताकि बच्चे उसका अनुकरण करके अच्छी आदतों को अपने अंदर उतार सकें। इसके अलावा शिक्षक की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनके व्यक्तित्व से उनको अवगत कराना चाहिए ताकि उनकी आदतों और उनकी आचरणों को बच्चे अनुकरण कर सकें। तो ये कुछ छोटे पॉइंट आप लिख सकते थे। 18वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। पहला पूछा गया था, लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत। तो लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत में आप लोग लिख सकते हैं, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, सामाजिक न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। ये सब कुछ पॉइंट्स में आप एक एक लाइन लिख सकते हैं कि जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें धर्मनिरपेक्षता है, यानी कि सभी धर्मों को समान रूप से मौका दिया गया है और कोई भी राष्ट्र का मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अन्य कंट्रीज जो होती हैं वो किसी विशेष धर्म पर आधारित होती हैं या फिर किसी एक विशेष धर्म को ही मानती हैं, लेकिन जो भारत है वह किसी धर्म विशेष को नहीं मानता है, ये सभी धर्मों को अपनाता है। 18वें में ही दूसरा पॉइंट पूछा गया था, व्यवहार एवं उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो अगर आपके आंख पर अचानक से तेज प्रकाश पड़े तो आपकी आंख की जो पुतलियाँ होती हैं वो तुरंत सिकुड़ने लगती हैं, या फिर अगर कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो व्यक्ति अपने चारों ओर देखने लगता है। मतलब कि यहाँ पर उद्दीपन क्या हो रहा है, आपके आंख पर तेज प्रकाश पड़ना या फिर कुछ गिरना, ये उद्दीपन है। और उसके प्रति जो हम लोग व्यवहार कर रहे हैं कि आंखों के पुतलियों का सिकुड़ना या फिर सामान गिरने पर अपने चारों तरफ देखना, ये क्या है, अनुक्रिया है। तो इसी को व्यवहार में उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के नाम से जाना जाता है। और ये किसने दिया था, ये दिया था वॉटसन ने। तो यहाँ पर आपका शांति शिक्षा एवं सतत विकास प्रश्न पत्र जो कि 2018 में पूछा गया था वो पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वर्ष 2018, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में पूछे गए चतुर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।